senior consultant general laparoscopic surgeon. I am having more than 13 years of surgical experience while fellowship by American College of Surgeons, Association Surgeons of India, Gastroendoscopic Surgeons of India, Minimal Access Surgeons of India and Robotic Surgery as well. सबसे पहले जब बात कैंसर की आती है तो हमारे दिमाग में एक हवा, एक भय, एक डर, एक एप्रीहेंशन बहुत कॉमनली आता है कि व्हाट इज कैंसर और कैंसर व्हाट कॉजेज कैंसर, कैंसर कौन बनाता है, कैसे होता है, कैंसर अगर हो जाए तो कैसे डायग्नोज होता है, क्या सिम्टम्स हैं और हम कैंसर को इलाज कैसे लें या उसका बचाव कैसे करें। ये कॉमन चीजें हमारे आम लाइफ में, रूटीन लाइफ में ये चीजें हमारे दिमाग में आती है जब नियर एंड डियर वंस में से किसी को ऐसी बीमारी आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आज का जो सेशन है, मैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप सबको देना चाह रहा हूं कि कैंसर से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि कि मिलके सामना करना है बाय हैविंग सम बेसिक नॉलेज और इंफॉर्मेशन। कैंसर बेसिकली होता क्या है? कैंसर एक मैलिग्नेंट ग्रोथ है या यूं कहें कि एक अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स होता है। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनका बिना किसी कंट्रोल के जब डिवीजन होने लगता है या तो नंबर में या साइज में, फिर वो एबनॉर्मल सेल्स बन जाती हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जैसे एबनॉर्मल ग्रोथ आप देख पा रहे होंगे, ये पर्पल कलर में ये जो आपको दिख रहा है, अदर देन नॉर्मल सेल्स कॉल एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है बॉडी में। हार्मोन्स का कोई कंट्रोल रहता नहीं है इस दौरान, तो कैंसर इज बेसिकली क्या है? एक एबनॉर्मल ग्रोथ है। किसकी? जो बॉडी की फंक्शनिंग सेल है, कोशिकाएं हैं उनकी, और ये बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहता है, हार्मोन सिस्टम के कंट्रोल में नहीं रहता है, यानी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है बॉडी के कोशिकाओं की। और वो सेल जो होती है कहीं भी हो सकती है, लाइक स्किन की, एब्डोमेन यानी पेट की, ब्रेन की, किसी भी बॉडी पार्ट की सेल्स, क्योंकि कोई भी बॉडी पार्ट है वो सेल से ही बना है। फंडामेंटल यूनिट जो है वो सेल ही है, कोशिका ही है। तो उसमें अगर अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है तो या तो साइज में या नंबर में, तो वो बेसिकली लेटर ऑन कैंसर करती है। अब कैंसर के बारे में जानना इतना जरूरी या इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कैंसर कॉजेज ऑलमोस्ट 20% ऑफ ऑल डेथ्स। दैट्स अ बिग नंबर। एवरी ईयर लगभग 8 लाख न्यू केसेस आर डिटेक्टेड और लगभग 5-5.5 लाख कैंसर के पेशेंट जो हैं हमारी कंट्री में इस बीमारी की वजह से मर जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट बीमारी है, इसी वजह से हम सब लोग आज ये डिस्कस कर रहे हैं। अब इसका पहले के जमाने में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, या डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज जो है वो लिमिटेड जगह पे थी। तो इंसिडेंस जो है, जो बीमारी का नंबर है वो बहुत कम था, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता था कि मरीज किस वजह से बीमार हुआ, किस वजह से मर गया। तो वो इंसिडेंस यानी वो बीमारी नोटिस में नहीं आती थी। नाउ डेज ये अवेयरनेस होने की वजह से, लाइक हम लोग भी आपस में अवेयर हो रहे हैं कैंसर के बारे में। जब हम पीपीटी एंड करेंगे तब आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि कैंसर एक्चुअली होता क्या है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज लगभग आजकल 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर सिटीज एवरीवेयर बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जो कि अर्ली स्टेज जो है कैंसर को डायग्नोज कर पाती है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैंसर इज क्योरेबल एंड ट्रीटेबल। कैंसर होना मतलब एक हवा है, एक डर है, एक भय है आम जनता में, और जिन लोगों को इनकी जानकारी नहीं है। तो मैं आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं कि अगर सही स्टेज पे कैंसर डायग्नोसिस हो जाता है, टाइमली डायग्नोसिस हो जाता है, तो कैंसर क्योरेबल भी है और ट्रीटेबल भी है। और उसी के लिए हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, हम कैसे पता लगा सकते हैं। बेसिकली 7 वार्निंग्स, एक मोटा तौर पे मैंने ये 5-7 वार्निंग्स आपके लिए जोड़ी है कि अगर बॉडी के किसी पार्ट में ऐसा लगे आपको या आपके नियर एंड डियर वंस, किसी को, कलीग को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, 1 चेंज इन बाउल हैबिट्स और ब्लैडर हैबिट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो इंटेस्टाइन है, हमारी आंतें जो हैं, और जो पेशाब की थैली यानी ब्लैडर है, अगर पेशेंट को बहुत फ्रीक्वेंटली कॉन्स्टिपेशन और डायरिया यानी लूज मोशन, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, जो नॉर्मल उसकी हैबिट है कि दिन में 1 बार जाता है या 2 बार जाता है, उससे अगर अल्टरेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं,
तो ये सिग्निफिकेंट साइन है कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मिलना चाहिए। ब्लडर हैबिट्स का मतलब ये है कि आप यूरिन जो पास करते हैं उसकी हैबिट जो आपकी रूटीन है, मान लीजिए दिन में 3 बार 4 बार जाते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट पास करते हैं, उससे बहुत ज्यादा कम हो रहा है या बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई भी चेंज हो रहा है इस कंडीशन में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो नॉर्मल बिहेवियर है अगर वो चेंज हो रहा है, इट मीन्स समथिंग एबनॉर्मल इज गोइंग ऑन। वो माइल्ड भी हो सकता है, यानी थोड़े लेवल पे भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। वो कैसे पता लगेगा? डायग्नोसिस करके, यानी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर के। दूसरा है ए शोर दैट डजंट हील, मीन्स कहीं पे कोई अल्सर हो गया है, मवाद हो गया है जो कि भर ही नहीं रहा है, इवन मल्टीपल एंटीबायोटिक लेने के बाद, बहुत बार लेने के बाद भी, यानी नॉन हीलिंग स्टेज में चला गया है, वो भी एक इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन है। दूसरा अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, मान लीजिए किसी को लैट्रिन के रास्ते अनयूजुअल ब्लीडिंग शुरू हो गई, ब्लीडिंग आना शुरू हो गई, या पेशाब के रास्ते पेशाब लाल आने लग गया, या खांसी के साथ या बलगम के साथ ब्लड आ रहा है, स्पूटम में ब्लड आ रहा है, दैट्स वेरी अनयूजुअल। उसके बाद है थिकनिंग ऑफ स्वेलिंग और नोड्यूल, यानी बॉडी में कहीं आपको कोई गांठ फील हो रही है, कोई स्वेलिंग फील हो रही है बॉडी के किसी भी पार्ट में। और यूजुअली कैंसर की एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इनिशियल स्टेज में वो पेनलेस होते हैं, पेन नहीं करते हैं। पेन कब करते हैं? या तो वो नर्व्स को इन्वॉल्व करें, या साइज में बहुत बढ़ गए हैं, बहुत एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है, उस कंडीशन में वो जाकर के पेन करते हैं। यानी स्लो ग्रोइंग कोई स्वेलिंग है जो धीरे धीरे एकदम से अब्रप्ट इंक्रीज हो रहा है साइज में, या फिर उसके पेन होना शुरू हो गया है, तो यू शुड बी कॉशियस। आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि हाँ, ये गांठ जो है ये एबनॉर्मल हो सकती है, आई शुड मीट द सर्जन और आई शुड मीट द कंसर्न डॉक्टर रिगार्डिंग दिस। उसके बाद है ऑब्वियस चेंज इन मोल और वाट, यानी आपके कहीं शरीर में कोई मोल हो गया है, वाट हो गया है, एकदम से ब्लैक पड़ गया है, बहुत ज्यादा डार्क ब्लैक पड़ गया है, या मार्जिन इरेगुलर हो गए हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट साइन है। एक इसके बाद आता है कि मान लो किसी पेशेंट को अचानक से खाना खाने में दिक्कत हो रही है, इनिशियली सॉलिड फूड के लिए, यानी जो आप रोटी सब्जी खाते हैं उसके लिए दिक्कत हो गई, भाई दर्द होना शुरू हो गया, या खाना अच्छे से नीचे नहीं जा रहा है, और लेटर ऑन लिक्विड्स में भी, यानी आप जब पानी पीते हैं तो भी पेन हो रहा है, या चाय पीते हैं तो भी पेन हो रहा है। पर्टिकुलरली ओल्ड एज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द एज ऑफ 50 और 60, और उन पेशेंट्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें स्मोकिंग की आदत हो, लत हो, ऐसे पेशेंट्स में ये हिस्ट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा है नैगिंग कफ और होर्सनेस ऑफ वॉइस, ये भी ऐसे पेशेंट्स जो कि क्रोनिक स्मोकर हैं, चेन स्मोकर हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, ऐसे पेशेंट्स में अगर बहुत ज्यादा कफ हो रही है, या आपकी आवाज जो है वो भारीपन आ गया है, होर्सनेस आ गई है आवाज, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं लैरिंग्स या वोकल कॉर्ड जहां से आवाज निकलती है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, या तो सूजन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कैंसर की वजह से। क्योंकि कोई वजह तो होती है, बॉडी ऐसे से चेंज नहीं करती है। देखिए, पहला जो मैंने आपको बताया था, चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट्स, या तो पेन होना शुरू हो जाए, आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, मैंने बताया आपको एकदम से बहुत ज्यादा लूज स्टूल लग रहे हैं, फिर एकदम से 2-3 दिन लैटरिन आ ही नहीं रही है, अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि हाँ, अगर ऐसा कभी हो रहा है, एक आध दिन के लिए है, दैट्स ओके, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है इस चीज के लिए। बट फ्रीक्वेंट लंबे टाइम के लिए हो रहा है, मोर देन 5-6 मंथ, ईयर, देन यू शुड बी कॉशियस अबाउट दिस थिंग। और फटीग मीन्स आप थोड़ा सा काम करके भी थक जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, उसकी वजह से भी। मैंने बताया सोर दैट डजंट हील, यानी कोई अल्सर हो गया है, वो भर ही नहीं रहा है, एंटीबायोटिक लेने के बावजूद भी घाव ठीक नहीं हो रहा है लंबे टाइम से, तो आपको थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है। अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, लाइक ब्रेस्ट निपल से आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है, वेजाइना से हो रही है, या यूरिन में आ रहा है जैसे मैंने आपको बताया, या स्टूल जब आप पास कर रहे हैं तो उसमें ब्लीडिंग आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैंसर ही है, बट इसका मतलब ये है कि आपको डॉक्टर से मिलना है, जाकर के दिखाना है, इस चीज को चेक कराना है कि कहीं ये इनिशियल स्टेज तो नहीं है। हमें उस बारे में ये चीजें ध्यान रखनी है। हम कब रख पाएंगे? जब हमें इन चीजों के बारे में पता होगा। हमारे सर्जरी में एक बहुत फेमस कोट है कि आई सीज ओनली दोज थिंग व्हाट द माइंड नोज, आंखें वही देखती है जो दिमाग जानता है। तो हमारा ये डिस्कशन ये इसीलिए ही है
कि हम इन चीजों को जाने समझें, हमारे परिवार में, रिलेटिव में, रिश्तेदारी में, फ्रेंड्स सर्किल में किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, डिस्कस करने से हिचकिचाएं मत, बात करें, सॉल्यूशन उसी से निकलता है। एक मैंने आपको बताया थिकनिंग और स्वेलिंग ऑफ नोड्यूल, साइज मान लो बढ़ गया है गांठ का, हार्ड हो गई है गांठ। ऑब्वियस चेंज इन मोल और वाट, स्किन अगर हो गए हैं बहुत ज्यादा, एकदम से ब्लैक पड़ गया है, एकदम से बहुत ज्यादा स्वेलिंग जो है साइज में बढ़ गई है। इनडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, फूड पाइप या स्टमक की वजह से, जैसे मैंने बताया खासकर उन पेशेंट्स में जो क्रोनिक स्मोकर है। एक्सक्यूज मी, आई एम ऑडिबल क्लियरली? हेलो, ओके ओके। नेक्स्ट इज नेगिंग कफ और होर्सनेस ऑफ वॉइस, दैट्स आई सेड लंग्स या हमारे जो लैरिंग्स या वोकल कॉर्ड में कई बार अगर बहुत ज्यादा हैवी स्मोकर्स हैं पेशेंट तो ये कंडीशन आती है। जरूरी नहीं है स्मोकर में, अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आ रही है, स्मोकिंग इज जस्ट ए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बट इट कैन अकर टू एनीवन, किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट एंड फीवर। हम ऐसा मानते हैं कि अगर आपका मोर देन 10% वेट लॉस हुआ है बिना किसी एफर्ट्स के, लाइक आप अगर डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, आप वेट लॉस रिड्यूस करना चाहते हैं, वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, देन इट्स ओके। अदरवाइज इफ मोर देन 10% ऑफ योर वेट लॉस इज देयर विद इन 6 month टाइम पीरियड, इट्स ए वरीसम साइन। आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि इतना वेट कम क्यों हो रहा है। एल्डो कैंसर के अलावा बाकी कोज भी होते हैं वेट लॉस के, लाइक थायराइड एक कॉमन कोज है, इसमें अगर थायराइडोटॉक्सिकोसिस हो जाए, थायराइड बढ़ जाए तो भी वेट लॉस होता है। बट यस, चेकअप करवाना चाहिए, एग्जामिनेशन कराना चाहिए। पर्टिकुलरली ये जो साइन होता है अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट एंड फीवर, समटाइम्स आपने सुना होगा ब्लड कैंसर, उसमें कई बार ऐसा करके पेशेंट प्रेजेंट करता है। एक मोटा मोटा बड़ा आइडिया लेते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी पार्ट कि क्या क्या कैंसर हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया थ्रोट कैंसर, थ्रोट मीन्स गले का, इसोफेगस यानी खाने की जो नली होती है उसका कैंसर हो सकता है। लंग कैंसर, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इज मोस्ट कॉमन कैंसर आफ्टर सर्वाइकल कैंसर इन फीमेल। सर्वाइकल मीन्स सर्विक्स का जो कैंसर होता है, यूट्रस के नीचे का जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज सर्विक्स। स्टमक कैंसर, बाउल कैंसर यानी इंटेस्टाइन का, आंतों का। कैंसर ऑफ ब्लैडर मीन्स जो पेशाब की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर। स्किन कैंसर, स्किन ऑल ओवर बॉडी है, कहीं पे किसी पार्ट पे अगर स्किन इन्वॉल्व हो रही है। ओवेरियन कैंसर, ओरल कैंसर, ये सारे टाइप हैं मेल में। इसके अलावा प्रोस्टेट यानी जिसको आप लोग गदूद बोलते हैं, टेस्टिकुलर कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। अब आता है कोज क्या क्या हो सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये कैंसर होता क्यों है, वजह क्या है। वन इज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मीन्स ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके परिवार में मान लीजिए फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर या सन या डॉटर, किसी में अगर इस तरह की कोई कंप्लेन है तो आप रिस्क पे होते हैं। हेरिडिटरी कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में अनुवांशिक होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं, जेनेटिक होते हैं। लाइक आपने एक मूवी देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें वो कहता है डॉक्टर साहब मैं तो दारू भी नहीं पीता, सिगरेट भी नहीं पीता, कुछ गलत काम नहीं किया, फिर भी मेरे को कैंसर हो गया, स्टमक का उसको कैंसर होता है। तो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी। तो इसके लिए क्या है, हमें जानकारी होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि हमारे परिवार में किसी को ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है कि किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम रही हो। ऐसे केस जो होते हैं हाई रिस्क केस कहलाते हैं। उनको कैसे डील करते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। तो हेरिडिटरी में कॉमनली जो होते हैं कोलन यानी बड़ी आंत का कैंसर, रेटिनोब्लास्टमा जो होता है आंखों का एक कैंसर होता है, पीछे रेटाइना का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ब्रेस्ट और ओवेरी कैंसर यानी फीमेल में ब्रेस्ट एंड ओवेरी इन्वॉल्व हो जाती है। सेकंड है स्मोकिंग। स्मोकिंग या लोग जो जर्दा खाते हैं या पान मसाला बहुत ज्यादा लगते हैं, मुंह में चबा के रखते हैं। इंडिया में नॉर्थ इंडिया इज दी जो है मोस्ट कॉमन साइट है इसके लिए। और स्मोकिंग में जो है आप कौन कौन से कैंसर स्मोकिंग करने से आप बढ़ावा देते हैं, लाइक मुंह का है, स्टमक पेट का, ब्लड कैंसर, पैनक्रियाज, इसोफेगस खाने की नली, लैरिंग्स लंग यानी फेफड़े। 78% केसेस में जो है
स्मोकिंग से रिस्क बढ़ जाता है अगर इनकेस आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो। तंबाकू जो है लगभग 12, 13, 14 टाइप के कैंसर करता है, जो मैंने आपको लिस्ट दी है। इसमें समझने का मतलब यह है ओवरऑल इस स्लाइड से कि जो स्मोकिंग है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, हमें अवॉइड करने चाहिए, एक्टिव एज वेल एज पैसिव स्मोकिंग। एक आपका फ्रेंड सर्किल में अगर कोई बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, ट्राई टू कीप मेंटेन ए डिस्टेंस। पैसिव स्मोकिंग भी उतनी ही खतरनाक है जितनी की एक्टिव स्मोकिंग। तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्मोकिंग जो है, एल्दो स्मोकिंग के पैकेट पे, जो सिगरेट के पैकेट पे बहुत बड़े बड़े 2/3 हिस्से में भी ये वार्निंग लिखी होती है कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, बट नोबडी स्टॉप्स बाय सीइंग दैट थिंग। बट यहां मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन केस आप टोबैको या स्मोकिंग यूजर हैं, सिगरेट यूजर हैं, प्लीज स्टॉप इट एज सुन एज पॉसिबल। इट्स फॉर योर लाइफ, इट्स फॉर योर फैमिली मेंबर्स लाइफ। अल्कोहल जो है एक लिमिटेड अमाउंट से जो ज्यादा एक्सेस और डेली कंज्यूम करते हैं तो 7 टाइप्स ऑफ कैंसर अल्कोहल से होने के चांस रहते हैं, जिसमें कि फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर है, इंटेस्टाइन, लीवर मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है। अल्कोहल आपने सुना भी होगा, लीवर बैठ गया, अल्कोहल बहुत ज्यादा दारू पीता है इसकी वजह से। किसी को सुना हो खून की उल्टियां पड़ गई, वो इसोफेगस इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, यानी खाने की नली इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से होता है। अब ये अल्कोहल कैंसर कैसे करता है? ये जो कोशिकाएं हमारी सेल्स या तो उसको डैमेज कर देता है, अगर आप अल्कोहल के साथ साथ टोबैको या स्मोकिंग भी करते हैं तो ये डबल इफेक्ट करता है, यानी डबल रिस्क फैक्टर हो गया है। ओबेसिटी, इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी का भी एक लेक्चर या स्पीच आता है रेडियो पे, टीवी पे, कि हमें ये तेल यूज करना है, ये तेल यूज नहीं करना है। एंड ओबेसिटी यानी मोटापा जो है आजकल इंडिया में लगभग 1/3 पॉपुलेशन जो है मोटापे से ग्रसित है, ओबेसिटी से। एंड दैट से अपने आप में एक बहुत बड़ी कोमॉर्बिड कंडीशन है, बहुत बड़ी बीमारी है ओबेसिटी। ओबेसिटी होने से जो है इंक्रीज रिस्क होता है इसोफेगस का, लीवर, किडनी, स्टमक, मल्टीपल कैंसर के लिए जो है ओबेसिटी है, मोटापा जो है एक रिस्क फैक्टर है, हमें ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये कुछ वायरसेस होते हैं, जैसे आपने सर्विक्स कैंसर में सुना होगा कि वैक्सीन्स आ गई हैं HPV वायरस की, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए। और इसके अलावा जो हमारे ब्लड कैंसर होता है उसके लिए कुछ वायरस भी रिस्पॉन्सिबल है करने के लिए। पोल्यूशन अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। धीरे धीरे एलर्जेंस जो होते हैं लंग्स में जाकर के जुड़ जाते हैं, जम जाते हैं, लेटर ऑन वो चेंजेस करते हैं और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है, कैंसर बन जाती है। पेस्टिसाइड्स एक्सपोजर जो होता है जिसमें खासकर। अब बात यह है कि अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत है तो नेक्स्ट क्या? तो नेक्स्ट बनता है, मैंने जैसे आपको बताया है कि अपने नियर बाई जो भी सर्जन हैं या कैंसर स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिलें, वो आपको एग्जामिन करेंगे क्लिनिकली आपकी हिस्ट्री के सिम्टम्स के आधार पे। और जरूरत पड़ती है तो फीमेल के केस में जैसे सर्विक्स कैंसर है तो पैप्समियर या उस गांठ की एक टुकड़ा जांच के लिए लिया जाता है। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और MRI भी की जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट सिम्टम्स। ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है? सर्जरी है, आप लोगों ने सुना होगा, कीमोथेरेपी यानी जो दवाइयां दी जाती हैं, रेडियोथेरेपी आम भाषा में जिसको सेका बोलते हैं कि हाँ भैया सेका दिया गया है रेडिएशन का। और आजकल बहुत एडवांस हो गया है साइंस, तो इम्यूनोथेरेपी यानी टारगेटेड थेरेपी भी चलती है, इसमें पर्टिकुलर सेल को ही टारगेट किया जाता है जो कैंसर क्रिएट कर रही है, बाकी बॉडी के पार्ट को जो है वो टारगेट नहीं किया जाता। ऐसे ही टारगेटेड कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी है जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गन के पर्टिकुलर सेल को टारगेट किया जाता है, जिससे कि साइड डैमेज कम होते हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। ये तो है तब की बात जब हमें कैंसर हो गया है, हम क्या कर सकते हैं, हमें ये बीमारी है, ये तकलीफ हो गई है, तो हम इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं या ये ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है, ये आपको आपके जो सर्जन हैं या जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वो बताएंगे कि आपके केस में क्या बेस्ट है। नेक्स्ट, अब इसी पे है, जैसे मैंने आपको बताया था कैंसर इज क्योरेबल। मेरे एक फ्रेंड हैं दिल्ली पुलिस में एक बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, उनको स्टेज 3 ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ।
अब उनके पास दो रास्ते हैं, या तो परेशान होकर के घबरा करके घर बैठ जाएं या इसका मुकाबला करें, सामना करें। तो उन्होंने सेकंड रास्ता चुना। बीमारी से रिकवर भी हुए, कीमोथेरेपी चली, बाल भी उड़े, सब हुआ, धीरे धीरे रिकवर किया, गेन किया, वेट भी गेन किया। उन्होंने आयरन मैन का खिताब भी जीता, बुक भी निकाली और आज एक डीआईजी पोस्ट पे हैं। यानी और करीबन करीबन 4-5 साल से सिम्टम फ्री लाइफ जी रहे हैं। मेरे पास एक कल एक पेशेंट्स आए थे पुलिस महकमे के, करीबन 2012 में उनको रेक्टल कैंसर डायग्नोज हुआ, लैट्रिन के हिस्से का कैंसर डायग्नोज हुआ। उन्होंने टाइमली आइडेंटिफाई करवाया, सर्जरी कराई और जो दवाई देनी होती है वो ली। आज करीबन 14 साल हो गए, सिम्टम फ्री है, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कैंसर हो गया तो डेथ ही निश्चित है या इसका कोई इलाज नहीं है। वो बहुत सालों 40-50 साल पहले की बातें हैं। आज साइंस इतना इवॉल्व हो चुका है कि हम पर्टिकुलर सेल को टारगेट करने की दवाइयों पे फोकस कर रहे हैं रादर देन होल बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके लिए, आपके लेवल पे, आपके स्केल पे, ये 2-3 स्लाइड्स हैं जो आपको काफी हेल्प रहेंगी कि हाउ टू प्रिवेंट कैंसर, कैसे रोका जा सकता है। 1, से नो टू टोबैको। मैंने आपको बताया है मोस्ट ऑफ द कैंसर्स की जो मूलभूत जड़ है बीमारी की वो स्मोकिंग है, बीड़ी, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला या फिर cigarette smoking. So say no to tobacco if you want to a healthy life. Stop smoking before it's too late. मैंने बोला है पैसिव एंड एक्टिव बोथ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक्टिव स्मोकर, मैं तो करता ही नहीं, मुझे कैसे। पर आपके फ्रेंड सर्कल में अगर आपके फ्रेंड्स को फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं तो मेक ए डिस्टेंस while स्मोकिंग, नॉट ऑलवेज, while स्मोकिंग। लेस अल्कोहल बराबर लोअर कैंसर रिस्क। मैंने आपको बताया है अल्कोहल कितनी सारी बीमारियों का अगर स्मोकिंग के साथ जुड़ जाता है तो डबल डैमेज करता है। अदरवाइज अल्कोहल अपने आप में एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है। रेगुलर एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ओबेसिटी से दूर रखेगा, मोटापे से। बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं वो अच्छे रिलीज होते हैं। आपका जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करता है। रेगुलर एक्सरसाइज से आप हेल्थी रहते हैं, खुश रहते हैं और कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं। एज आई सेड, लूजिंग वेट कैन रिवर्स इंक्रीज कैंसर रिस्क। अगर आप ओवरवेट में आते हैं, आपका वजन थोड़ा ज्यादा है, कोशिश कीजिए डाइट रेस्ट्रिक्शंस, रेगुलर एक्सरसाइज, ये आपको काफी हेल्प करेंगे। रिड्यूस फैट और जंक फूड, ये अपने आप में एक कार्सिनोजेंस होते हैं, इसमें रिस्क फैक्टर करते हैं। अगर एक्सेस मात्रा में ली जाए तो ये कैंसर को बढ़ावा देते हैं। नो फ्रेंच फ्राइज और वी कैन से लाइक कैंसर फ्राइज। वाई? बिकॉज ये एक्राइल अमाइड्स जो होते हैं कंटेनिंग होते हैं, तो ये समटाइम्स कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट जितना आप ज्यादा रखेंगे अमाउंट में, हेल्थी रहेंगे और जो आपका इंसिडेंस है वो कैंसर का डिक्रीज होता रहेगा। फाइबर इनटेक बढ़ाने से क्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और जो पेट का, आंत का कैंसर होने का संभावना रहती है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। ईट मोर रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं मैंने बता चुका हूं आपको, बॉडी के इम्यून सिस्टम और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी को काफी बढ़ाते हैं और कैंसर की जो ग्रोथ को है वो काफी हद तक लिमिट करते हैं। एज आई सेड, चेंज योर ऑयल। जो आप बहुत ज्यादा हाई सैचुरेटेड ऑयल अगर यूज करते हैं, कोशिश कीजिए उसको अवॉइड करने की। उसकी जगह आप ऑलिव ऑयल या सनफ्लावर ऑयल जो है वो यूज कर सकते हैं, या वर्जिन ऑयल जो आता है वो भी यूज कर सकते हैं। दैट इज क्वाइट हेल्पफुल। ग्रीन टी आपको हेल्प करती है एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाने में, ओबेसिटी जो है कम करने में, मोटापा थोड़ा कम करने में और स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन्स को बढ़ावा दे करके। प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, regular clinical examination in case of any symptoms, don't ignore or don't wait, immediately consult the doctor। अर्ली डिटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? लोगों को ये भय है, ये डर है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे या मेडिकल हेल्थ चेकअप कराएंगे तो कोई बीमारी निकल के आ जाएगी और हम परेशान हो जाएंगे। पर मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं और यूं कहीं बताना चाहता हूं कि बीमारी निकल के तभी आएगी ना जब होगी।
मैं अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए सर्जन, मैं हर साल कराता हूं। उसका पर्पस सिर्फ एक है कि अगर कोई बीमारी है वो आपको इनिशियल स्टेज में डायग्नोज हो जाए और उसका कंप्लीट क्योर या ट्रीटमेंट हो जाए। तो आज से ही आपको इस प्रेजेंटेशन के बाद एक अपने आप में एक यूं कहें कि संकल्प लेना है कि हाँ, आप इन सब चीजों को जो मैंने आपको बताया है, डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस का, प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स का, रो वेजिटेबल्स फ्रूट्स का, वो आप ज्यादा रखेंगे। स्मोकिंग, अल्कोहल कम से कम करेंगे और इनफैक्ट बंद करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप अपना जो एनुअल हेल्थ चेकअप है और जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं उनमें से कोई भी सिम्टम यदि आपको है या आपके नियर एंड डियर वंस को है या आपके परिवार में माता पिता या किसी फैमिली मेंबर को है, आप उसे इग्नोर ना करें। कैंसर के केस में इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैंसर के केस में अवेयरनेस इज ब्लिस। आप जितना अवेयर रहेंगे, जितना इन चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपको उतना ही ये हेल्पफुल रहेगी। तो यकीन मानिए, अर्ली स्टेज में जो भी कैंसर डिटेक्ट होते हैं वो टाइमली जो है ट्रीट अगर हो जाते हैं, उनका 5 ईयर सर्वाइवल, 10 ईयर सर्वाइवल, इवन ब्लड कैंसर में तो 15-20 ईयर तक मैंने पेशेंट्स देखे हैं जो कि बहुत हेल्थी और लाइफ जी रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने टाइमली डायग्नोज कराया और ट्रीटमेंट कराया। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि हेल्थ चेकअप का क्या है, यूजुअली जो रिकमेंडेशन है हमारी हेल्थ सोसाइटीज की तरफ से, सर्जिकल सोसाइटीज की तरफ से, स्क्रीनिंग प्रोग्राम होते हैं कुछ जो मेल फीमेल के लिए थोड़ा अलग है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। लाइक अगर आपको फीमेल के केस में हम एडवाइज करते हैं कि आफ्टर 40 ईयर यू शुड गेट ए मेमोग्राम और अल्ट्रासाउंड ऑफ ब्रेस्ट, या यूं कहें सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल को पर्टिकुलरली ध्यान रखना चाहिए। इफ दे आर क्रॉसिंग द एज ऑफ 35 and 40, they are prone to have, they are having more risk towards cervical और breast cancer। तो उस कंडीशन में कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम लगता है, आप ड्यूरिंग टेकिंग ए शॉवर यू कैन पाल्पेट योर ब्रेस्ट, है ना, उसको एग्जामिन करके देखें कहीं निप्पल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, कहीं कोई छोटे मोटे गांठ तो नहीं लग रही है, कहीं टेक्सचर्स तो चेंज नहीं हो रहा है। यू कैन डू इट, टेक हार्डली 1 or 2 minutes। बायलेटरल दोनों जगह आप चेक करें, देखें, आपको लगता है कुछ एबनॉर्मल है, यू शुड मीट योर डॉक्टर। अदरवाइज और इवन फॉर ए हेल्थी फीमेल इट्स रिकमेंडेड आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर यू शुड गो अंडरगो मैमोग्राफी। और अगर आपके परिवार में कोई ऐसी तकलीफ रही हुई है, आपकी मौसी को, आपकी मदर को, किसी फीमेल को, नियर बाई फीमेल को, तो यू शुड गेट इट डन आफ्टर द एज ऑफ 30, इवन आफ्टर द एज ऑफ 30 साल के बाद आप ये करवाएं। अदरवाइज 40 और 50 ईयर एज पे रिकमेंडेड है। सर्वाइकल कैंसर में जैसे जो है HPV टेस्ट होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का, या फिर जो एक मैंने बताया था पैप स्मीयर टेस्ट होता है, 21 से 65 साल की महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए रिकमेंडेड है। लंग कैंसर के लिए जो हैवी स्मोकर्स हैं पेशेंट्स, उनको एक्सरे या CT स्कैन करवाना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 55। और कोलन कैंसर में अगर आपको लगता है कि लैट्रिन के रास्ते ब्लीडिंग आ रही है, और अगर नहीं भी है तो भी 50 साल के बाद कोलोनोस्कोपी जो है एडवाइजेबल है, मेल में और फीमेल दोनों में। प्रोस्टेट कैंसर जो है वो उसको एक ब्लड टेस्ट होता है, उसके लिए PSA यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं जिनमें कि गदूद की समस्या है, पेशाब जाने की समस्या है, वो रिकमेंडेड है। तो जो मैंने आपको बता चुका हूँ, स्क्रीनिंग टेस्ट हैं बहुत सारे अवेलेबल। नाउ डेज तो वैक्सीन हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत प्रमोट कर रही हैं। इनफैक्ट आफ्टर द एज ऑफ 14 ईयर्स, पहले 18 था, आफ्टर द एज ऑफ 14 ईयर्स जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन हैं वो आजकल बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं। और इन केस आप अपने इंस्टीट्यूट पे भी ऐसी एक जो मुहिम है वो चला सकते हैं, फीमेल्स के लिए खासकर सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए HPV वैक्सीन जो है वो आती हैं। और इन केस अगर इनमें से कोई भी एक सिम्टम आपको है, आप अपने नियर बाई डॉक्टर या सर्जन से मिलें, कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे, और जरूरी नहीं है ये सिम्टम है तो आपको कैंसर ही है, आपको घबराने की जरूरत है। बट वन मस्ट बी क्वाइट श्योर कि हाँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिंपल हो सकता है आपको लैट्रिन के रास्ते जो खून आ रहा है सिंपल बवासीर की वजह से हो, कैंसर ना भी हो,
बट वो कौन बताएगा? आपका ट्रीटिंग डॉक्टर, आपका ट्रीटिंग सर्जन बताएगा कि हाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यू आर फाइन। वंस दीज वर्ड्स जो सुन लिए जाते हैं कि हाँ हम ठीक हैं, परेशान नहीं होना है, देन यू कैन लिव योर लाइफ एज यूजुअल, बट कीप इन माइंड दीज थिंग्स, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। आपको कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बता चुका हूं, ये जो है कैंसर क्योरेबल है, ट्रीटेबल है। किसी भी फ्रेंड्स सर्कल में या नियर बाय डियर बाय में हो ऐसी प्रॉब्लम तो आप मिल सकते हैं, दिखा सकते हैं और इसको अवॉइड कर सकते हैं जो मैंने चीजें आपको बताई हैं उससे। कैंसर इज प्रिवेंटेबल, इंप्रूव योर लाइफस्टाइल एंड डाइट स्टाइल। कैंसर इज क्योरेबल if detected early and treated promptly. Cancer can be treatable at any stage. मेरी तरफ से आप लोगों को ये होम मैसेज है और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कोई भी अगर सवाल है, यू आर फ्री टू आस्क। ओवर टू यू मैम। वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, ये सब आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सभी को इसके बारे में पता चला एंड हेल्पफुल रहेगा अपने लिए तो अपनी फैमिली और जितने अंदर की लोग हैं उनके लिए भी। एंड आई मेक श्योर कि मैं ये चाहती हूँ कि आप ये सब अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, फिर से अवेयरनेस अमंग देम आल्सो कि कैसे क्या क्या चीजें इसमें सर जो आपको बताया ध्यान रखनी चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा ये हम अगर कुछ चीजें फॉलो करें तो इट विल बी बेटर फॉर अस। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। टीम अगर आपका कोई क्वेश्चन है, any question, anyone or my sorry no question, okay, the slides were quite informative I guess. हाँ Okay. मतलब आपने भी अच्छे से समझाया, साइड से भी काफी कुछ क्लियर हो गया, तो इसकी कुछ क्वेरी नहीं है। Okay. तो थैंक यू सो मच सर। Thank you ma'am. Thank you. Thank you team for joining this call. Thank you so much. Thank you for the inviting. Thank you. Thank you ma'am. Thank you sir. Thank you.